spermatic cards, it is present in the inguinal canal of what? Male. Clear? And इसके अलावा it has 3 fascia. इसके हमारे साथ कितने fascia है? 3 fascia. ठीक है जी. अब नंबर 1 fascia. It is called external cremasteric what? Fascia. Excellent. Fascia. यानी spermatic cards लाई करता है inguinal canal of the male में. ठीक है. और इसका जो है 3 fascia है. सबसे पहला जो है ना external cremasteric fascia. और external cremasteric fascia हमारे साथ क्या है? It is the outer layer of what? Excellent. Spermatic card. And this fascia is derived. This fascia is derived from what? From external oblique, derived from external what? External oblique muscles. तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सटर्नल स्पर्मेटिक कार्ड की 3 fascia है, उसका जो एक्सटर्नल क्रेमास्टेरिक fascia है, ये किस चीज से? एक्सटर्नल oblique muscles. क्लियर है जी? दोबारा बनाता हूँ. ये फॉर एग्जांपल आपके साथ है inguinal canal. इसमें पड़ा है क्या चीज? spermatic card. ये फॉर एग्जांपल है आपका spermatic card. ठीक है. इसकी 3 fascia है. इसका जो एक्सटर्नल ये fascia है, एक्सटर्नल fascia, इसको कहते हैं एक्सटर्नल क्रेमास्टेरिक fascia. और ये डिराइव हुआ है किस चीज से? एक्सटर्नल oblique muscles. अब इसका जो है ना ये fascia है, इसके टोटल कितने? 3 fascia. इसको हम कहेंगे इसको हम कहेंगे क्रेमास्टेरिक fascia. और इसको हम कहेंगे इंटरनल क्रेमास्टेरिक fascia. या इसको कहते हैं इंटरमीडिएट भी कहते हैं, इंटरमीडिएट क्रेमास्टेरिक fascia. सो आप दे रहे टॉपिक कौन सा? इंटरमीडिएट क्रेमास्टेरिक या क्रेमास्टेरिक fascia. It is the middle. It is the middle. ये हमारे साथ middle fascia of what? Yes, spermatic card, and it is derived from spermatic card, and it is derived from internal oblique muscle. Clear? Now, last fascia Haji. Internal cremasteric fascia. Yes, exactly. Internal cremasteric fascia. और ये हमारे साथ कौन सा है? थर्ड
थर्ड पेशिया या इनरमोस्ट पेशिया, innermost fascia and it is, ये derived हुआ है from what, ये हमारे साथ डिराइव हुआ है किस चीज से, पेशिया ट्रांसवर्सैलिस से, पेशिया ट्रांसवर्सैलिस। तो डिस्कस कर रहे थे हम कंटेंट ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल। मेन इंग्वाइनल कैनाल में दो चीजें मौजूद है, एक को स्पर्मेटिक कार्ड कहते हैं और दूसरी इलियम इंग्वाइनल। इलियम को मैंने डिस्कस किया, स्पर्मेटिक कार्ड जो है ये सिर्फ मेल में मौजूद है और ये जो हमारे साथ है इसकी 3 पेशिया है। इसका एक्सटर्नल पेशिया जो है वो डिराइव हुआ है किस चीज से, एक्सटर्नल। फिर इसका जो है ना इंटरमीडिएट पेशिया, इसको हम कहते हैं क्रेमिस्टेरिक पेशिया, ये डिराइव होता है इंटरनल से। और फिर इसका जो इनरमोस्ट पेशिया है, ठीक है जी। अच्छा जी, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे किस चीज को, कंटेंट ऑफ दिस स्पर्मेटिक कार्ड, कि आया स्पर्मेटिक कार्ड की कंटेंट में हमारे साथ क्या मौजूद है। सुना कार्ड, so लिखिए there are 9 structure lies in the spermatic card, which are given as below। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमारे साथ फर्स्ट नंबर पे जो है आप लिखे 3 आर्टरीज, yes 3 आर्टरीज। अच्छा 3 nerves, and 3 other structures। ये स्पर्मेटिक कार्ड के अंदर हमारे साथ आ रही है क्या चीज है, स्पर्मेटिक कार्ड के अंदर हमारे साथ 9 स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें से 3 आर्टरीज है, 3 नर्व्स है और 3 अदर स्ट्रक्चर है जो हम डिस्कस करें। अच्छा, सबसे पहले आर्टरी जो इसमें आता है वो हमारे साथ क्या है, वो हमारे साथ है क्रेमिस्टेरिक आर्टरी, क्रेमिस्टेरिक आर्टरी। नंबर 2 टेस्टिकुलर आर्टरी, नंबर 3 वो हमारे साथ आता है डक्टस डिफरेंस आर्टरी। और डक्टस डिफरेंस तो आप जानते हैं ना कि मेल रिप्रोडक्टिव डक्टल सिस्टम का एक पार्ट है एंड इसको सप्लाई देने वाला आर्टरी कौन सा है, और टेस्टिस को सप्लाई और क्रेमिस्टेरिक को सप्लाई ये चीज है। आज नर्व कौन सा है, सबसे पहले वो है जीनिटो फीमोरल, और याद करा दो जीनिटो फीमोरल्स मैंने आपको पढ़ाया था। नंबर 2 हमारे साथ जो स्ट्रक्चर मौजूद है वो है क्रेमिस्टेरिक नर्व एंड नंबर 3 सिंपैथेटिक नर्व।
सिंपैथेटिक नर्व। मैंने आपको जेनिटोफीमोरल के बारे में बताया था कि जेनिटोफीमोरल्स का रूट वैल्यू जो है वो है L1 और L2, और ये हमारे साथ क्या कर रहा था, ये भी एंटीरियो मीडियल ऑफ द थाई से सेंसेशन लेके जा रहा था। लेकिन जो मैंने आपको इलियो इंग्वाइनल पढ़ा रहा था वो इंग्वाइनल लिगामेंट से अबाउट जितना एरिया है उसी सेंसेशन लेकर है, और इंग्वाइनल लिगामेंट्स की नीचे जितना एरिया है उसी सेंसेशन लेके जाना जेनिटोफीमोरल। और इसका एक और काम भी मैंने आपको बताया था कि इट इज रिस्पांसिबल फॉर यस क्रेमेस्टेरिक रिफ्लेक्स। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक बंदा है वो उसने किया ओपन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, और उसके बाद वो आ गया और उसका क्रेमेस्टेरिक रिफ्लेक्स लॉस हो चुका है, सो इट मींस जेनिटोफीमोरल नर्व चला गया। ठीक है जी। एंड इसके अलावा 3 अदर थिंग्स क्या है इधर, इसमें सबसे पहले जो स्ट्रक्चर आता है वो है पिम्फिनिफार्मिस प्लेक्सिस। ये नाम किसने सुना है? पिम्फिनिफार्मिस प्लेक्सिस और डक्टस डिफरेंस एंड दूसरा कौन सा स्ट्रक्चर है? तीसरा वो हमारे साथ लिम्फेटिक्स। These are the 9 स्ट्रक्चर पूरे हुए कि नहीं? लिम्फेटिक्स वेसल्स। यानी मैंने आपको बताया कि स्पर्मेटिक कार्ड में हमारे साथ 9 स्ट्रक्चर मौजूद है, उनमें से 3 आर्टरीज है, उनमें से 3 नर्व्स है, उनमें से 3 अदर स्ट्रक्चर है। 3 आर्टरीज में हमारे साथ क्रेमेस्टेरिक, टेस्टिकुलर और डक्टस डिफरेंस आर्टरी, नर्व में जेनिटोफीमोरल्स, क्रेमेस्टेरिक एंड सिंपैथेटिक, और अदर स्ट्रक्चर जो है उसमें लिम्फेटिक्स, डक्टस डिफरेंस एंड पिनिफार्मिस। अब इसका ये वाला स्ट्रक्चर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली। व्हाट इज पिनिफार्मिस? पिनिफार्मिस आर स्मॉल वेन्स दैट कलेक्ट, ये क्या करते हैं? कलेक्ट करता है किस चीज से? टेस्टिस से वीनस ब्लड, और ये देता है किस चीज को? टेस्टिकुलर वेन को। किस चीज को? टेस्टिकुलर वेन्स को। या ये फॉर एग्जांपल टेस्टिस है, क्या है? टेस्टिस है। इसके इर्द गिर्द छोटे छोटे क्या है? वेन्स मौजूद है। इस वेन्स को हम क्या कहेंगे? पिनिफार्मिस प्लेक्सिस, और ये कंबाइन होकर फिर एक वेन बनाता है, उसमें क्या नाम? क्या? टेस्टिकुलर वेन। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। ये मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाऊंगा, ठीक है? ये टेस्टिकुलर वेन्स ड्रेन होता है किस चीज में? रीनल वेन में। और ये राइट साइड का टेस्टिकुलर वेन किस चीज में ड्रेन होता है? इंफीरियर वेना केवा में। तो बाज़ औक़ात क्या हो जाता है? रीनल सेल कार्सिनोमा हो जाता है, ठीक है जी, और ये ब्लॉक हो जाता है। तो आए ये वेन्स ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा, तो वेन इधर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, और जब वेन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है तो ये वेन स्विल कर जाते हैं, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? वेरिकोसील। सो वेरिकोसील्स, अब आज आपने जान लिया कि देयर इज एक्यूमुलेशंस ऑफ वीनस ब्लड इन द पिनिफार्मिस, और कोई पैथोलॉजी है इधर जिसकी वजह से ब्लड ऊपर नहीं जा रहा, तो वो इधर एक्यूमुलेट हो रहा है, तो इट विल स्विल अप। और जब आप इसको ना टच लगाते हो ना इस वेरिकोसील को, तो ये इस तरह से कि बैग्स ऑफ वर्म्स, so it is called, it is the sign of what? अगर टेस्टिस स्विल्स है और टच पे वो किस तरह नजर आ रही है? बैग्स ऑफ वर्म्स, इट मींस वेरिकोसील। और प्रॉब्लम किधर है? रीनल वेन। ये इन्फ्लेमेशन होगी पिनिफार्मिस में। पिनिफार्मिस क्या है? टेस्टिकुलर आर्टरी। बस ये टेस्टिकुलर आर्टरी किधर मौजूद है? स्पर्मेटिक कार्ड में, स्पर्मेटिक कार्ड में मौजूद है, ठीक है? अब ये टेस्टिकुलर, आप जानते हो व्हाट इज टेस्टिकुलर टॉर्शन? टेस्टिकुलर टॉर्शन, टेस्टिकुलर टॉर्शन ये कि ये टेस्टिकुलर आर्टरी इस तरह क्या हो जाती है?
ट्विस्ट हो जाती है। तो जब ये टेस्टिकुलर आर्टरी ट्विस्ट हो जाती है तो आया मुझे कि टेस्टिस को ब्लड मिलेगा, ऑक्सीजन, जब नहीं मिलेगा इसकी क्या होगी, निक्रोसिस हो जाएगी। टेस्टिकुलर टॉर्शन इज अ वेरी डेंजरस कंडीशन और इट इज सर्जिकल व्हाट इमरजेंसी, तो आपको प्रॉपर ट्रीट करना चाहिए, वरना निक्रोसिस हो जाएगी और क्या हो जाएगा, डेड टिश्यू बन जाएंगे। इट इज सर्जिकल में और ये इसमें सीवियर पेन होता है। क्लियर है जी? तो ये टेस्टिकुलर आर्टरी, और ये कौन सी कंडीशन में टेस्टिकुलर टॉर्शन होता है? टेस्टिकुलर टॉर्शन उस कंडीशन में होता है जब टेस्टिस एब्डामिन बच्चा पैदा हो जाता है ना, तो डॉक्टर उसकी एग्जामिनेशन करते हैं तो उसकी जो स्क्रूटम है ना उसमें टेस्टिस नहीं मौजूद होते, क्योंकि वो टेस्टिस मैंने आपको कहा था कि इंग्वाइनल कनाल से आएगी किधर, नीचे स्क्रूटम की तरफ, वो बाज़ औक़ात नहीं आती नीचे, बाज़ औक़ात वो नीचे नहीं आती, उधर ही रह जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अनडिसेंडेंट टेस्टिस, और 2 साल तक इसको आपको ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी से टेम्परेचर कम करना चाहिए, कितना, 1 डिग्री सी, इसलिए तो ये बाहर पड़े हैं। क्लियर है? टेस्टिस जो है ना स्क्रूटम में पड़े और स्क्रूटम बॉडी से आउट है, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए लो टेम्परेचर 1 डिग्री सी लो टेम्परेचर चाहिए, और 1 डिग्री सी लो टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करे स्क्रूटम। तो बाज़ औक़ात बच्चे पैदा हो जाते हैं और इसका जो टेस्टिस ऊपर बनते हैं, क्योंकि टेस्टिस कब बन जाते हैं? टेस्टिस जब बच्चा 2 से 3 महीने में होते हैं तो उसका जो है ना टेस्टिस T10 और T12 लेवल पे हो जाते हैं। फिर जब बच्चा 4 और 6 महीनों के तो उसका टेस्टिस कहाँ मौजूद होते हैं? वो मौजूद होते हैं डीप इंग्वाइनल रिंग पे। जब बच्चा 7 महीने का हो जाता है तो इसका टेस्टिस इंग्वाइनल कैनाल में हो जाते हैं। जब बच्चा 8 महीने का होता है तो उसका सुपरफिशियल, और जब 9 महीने का लास्ट स्क्रूटम में। तो अब आपको समझ आ गई, जब बच्चा 2 से 4 महीने के दरमियान है तो उसके टेस्टिस का T10 and T12 and T10, और T12 लेवल का है, T12 से जबरदस्त उस लेवल पे मौजूद है। फिर जब बच्चा हो जाता है किस चीज का, 4 to 6 months, 4 से 6 मंथ का, तो इसका डीप इंग्वाइनल। जब बच्चा हो जाता है 6 से 7 मंथ का, फिर 8 महीने का, और 9 मंथ पे तो वो उसका जो है ना हो चुके हैं 36 वीक, तो वो क्या है 36 या 39 वीक क्या बनते हैं, तो वो क्या होते हैं, स्क्रूटम में होनी चाहिए। और वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस को T10 और T12 लेवल से लेके आता है किधर तक, इधर स्क्रूटम को, वो कौन सा स्ट्रक्चर है? This ligament is called what? Gaberniculum. Gaberniculum ligament, इसको हम कहते हैं गेबरनिकुलम लिगामेंट। वो लिगामेंट जो है ना वो इसके साथ बिल्कुल इस तरह अटैच होता है, और इसको जो है ना इधर फॉर एग्जांपल टेस्टिस मौजूद है और इधर ये लिगामेंट है, तो उसको पुश करता है, पुल करता है। और इसके अलावा और कौन से, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, हाई टेम्परेचर ऑफ द एब्डोमिन और गेबरनिकुलम, ये 3 स्ट्रक्चर नहीं है, ये डिसेंडिंग टेस्टिस के डिसेंड डाउन में क्या करता है, हेल्प करता है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है, ये लिगामेंट। ये लिगामेंट जो है ना ये नीचे खींचता है। और टेस्टिस में हमारे साथ एक और चीज होती है, वो उसको कहते हैं प्रोसेसिस वेजिनेलिस। ये वो पार्ट है, इधर हमारे साथ पेरिटोनियम मौजूद है कि नहीं है? ये टेस्टिस पार्ट, द पार्ट ऑफ पेरिटोनियम which descend down to the scrotum along with testis, this is called processus vaginalis. पेरिटोनियम का वो पार्ट जो टेस्टिस के साथ नीचे आता है किधर तक, स्क्रूटम को, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रोसेस वेजिनेलिस। और स्क्रूटम को डिसेंड डाउन में कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करता है, गेबरनिकुलम लिगामेंट। इसके अलावा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर और इंक्रीज टेम्परेचर, ये भी क्या करता है, नीचे लाता है। तो बाज़ औक़ात ये गेबरनिकुलम लिगामेंट्स एब्सेंट होता है या इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कम हो जाता है, तो आया टेस्टिस नीचे आएंगे, नहीं आएंगे। जब नहीं आएंगे सो दिस इज कॉल्ड अनडिसेंडिंग टेस्टिस। इसको क्या कहते हैं, अनडिसेंडिंग। और अनडिसेंडिंग टेस्टिस इज द लीडिंग कॉज ऑफ टेस्टिकुलर टॉर्शन। अगर टेस्टिस नीचे नहीं आए इट इज कॉल्ड अनडिसेंडिंग
यस अनडिसेंडेड मीन डिसेंडिंग नीचे आना मीन डिसेंड नहीं हुए और इसके लिए फिर हम करते हैं एक सर्जरी उस सर्जरी का नाम है आर्क्योपेक्सी आर्क्यो ये आर्को कहते हैं टेस्टिस को आर्काइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिस आर्क्योपेक्सी मीन प्रेस करना दिस टेस्टिस ऊपर मौजूद है इसको नीचे लेके आना और प्रेस करना किस चीज के साथ स्क्रू की जगह दिस इज कॉल्ड व्हाट दिस इज कॉल्ड जेन दिस इज कॉल्ड आर्क्योपेक्सी बंद हो गया अब हम डिस्कस करेंगे किस चीज को हर्निया सो हर्निया को मैंने आपको तो बता दिया कि हर्निया हमारे साथ जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑर्गन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन तो लिखिए कि इट इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट of organ from its original position. From its हाजी मुझे बताइएगा कि हाजी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अच्छा इसके रिस्पेक्ट में लिखिए कि हमारे साथ ओल्ड एज में ये बहुत ज्यादा कॉमन है कि इनकी वॉल क्या हो जाती है वीक हो जाती है ओल्ड एज हो गया इसके अलावा हमारे साथ ओबेसिटी हो गई या ओवर लिफ्टिंग ऑफ हेवी वेट हो गया ओवर लिफ्टिंग ऑफ heavy weight एक्सीडेंट जी या इसके अलावा लिखिए सवियर वोमिटिंग लिखो आप भी मेरे साथ बोर्ड शेयर कर सकते हो सवियर वोमिटिंग और इसके अलावा क्या क्या हो सकता है आपके ख्याल में इंक्रीज इंट्रा एक्सीडेंट वो तो यस इंक्रीज इंट्रा इंटर एब्डोमिनल प्रेशर अगर ज्यादा हो गया इसके अलावा ट्रॉमा से हो सकता सवियर या सवियर कब से हो सकता है हाँ हाजी ने एक पॉइंट बताइए ट्रॉमा से हो सकता है या बताए इंसिजन से हो सकता है एक जगह पे आपने सुचर लगाई वो जगह वीक हो चुका है दीज आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ द व्हाट हार्निया नाउ इसके टाइप्स लिखिए अब तो बहुत इजी हो गया मेरे ख्याल में इंग्वाइनल हार्निया femoral hernia ठीक है इसके अलावा अम्बिलिकल हार्निया एक्सीडेंट अम्बिलिकल इराउंड की जिसमें स्ट्रक्चर मौजूद है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हुए अम्बिलिकल हार्निया इसके अलावा हमारे साथ इंसिजनल हार्निया और एक हार्निया को आप अपेंडिक्स कोई नहीं बता सकता हिएटल हार्निया व्हाट इज hiatus cable hernia these are all the types of the hernia now डिटेल के साथ अब हम डिस्कस करेंगे इंग्वाइनल हार्निया किस चीज को इंग्वाइनल हार्निया को तो टॉपिक दे रहे हैं इंग्वाइनल हार्निया क्लोज करो अब डिस्कस करते हैं इंग्वाइनल हार्निया को किस चीज को इंग्वाइनल तो मैंने आपको तो इसका जो है ना समझा दिया कि displacement this hernia is occur above the inguinal ligament so this hernia which lies above inguinal ligament yes hernia lies above what inguinal ligament यानी organs displace पूरा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से above the inguinal ligament ठीक है नाउ इंग्वाइनल हर्निया के हमारे साथ कितने टाइप्स है दो टाइप्स एक को कहते हैं डायरेक्ट
इंग्वाइनल हार्निया, एक को कहते हैं इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हार्निया। अब इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हार्निया क्या है और डायरेक्ट इंग्वाइनल हार्निया क्या है? इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हार्निया ये है कि ये हमारे साथ, अभी हमने इंग्वाइनल कैनाल को डिस्कस कर दिया, ये हमारे साथ क्या है? इंग्वाइनल कैनाल। अब जो चीज किस चीज से डीप इंग्वाइनल रिंग से क्या हो गया? When the herniated part of the organs enter into the deep inguinal ring and come out superficial inguinal ring. This is called deep inguinal ring. That is called superficial inguinal ring. अगर herniated parts deep inguinal ring से enter हो गया और कहाँ पे आ गया? Superficial. This is called what? Indirect inguinal hernia. And अगर हमारे साथ एक पार्ट किसी when the herniated part feels when the herniated part enter through what? Enter through deep inguinal ring and come out superficial inguinal ring. Come out through deep superficial inguinal ring. So this type of hernia is called indirect hernia. Now, when the herniated direct hernia, when the herniated part, इधर कौन सा पेशिया मौजूद था? पेशिया ट्रांसवर्सस. So when the herniated part pierces, यानी जो पार्ट था, yes, this is called deep inguinal ring. और इधर कौन सा पेशिया मौजूद था? पेशिया ट्रांसवर्सस. इसको क्या कर दिया? पार्ट दिया. pierces. herniated part ये है, ये इंग्वाइन की जरिए नहीं आया डीप, ये किस थ्रू आ गया? मसल. ये रप्चर हो गया और इसकी. So it is called when the herniated part pierces. What? Fascia transversalis. Excellent. Fascia transversalis. And come out through superficial inguinal. Yes. Comes out through superficial inguinal ring. इसके जरिए आ गया बाहर. किसकी? superficial inguinal ring के जरिए. Come out through superficial inguinal ring is called what? Direct inguinal hernia. अब देखिए short. This hernia is more common in younger people. और ये hernia जो है excellent old ages. Clear है? This hernia is usually reducible. It is usually, अगर डिस्प्लेसमेंट आ गया अपने आर्गन के, तो आपको इसको क्या कर सकते हैं? यूजुअली रिड्यूसिबल. इसको रिड्यूसिबल यानी दोबारा अपनी जगह पे क्या कर सकते हो आर्गन को. एंड दिस hernia, direct hernia is usually non रिड्यूसिबल. रिड्यूसिबल का मतलब ये है कि आर्गन अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया, तो आप या सर्जिकली या मैनुअली उसको अपनी जगह पे क्या कर सकते हो? लेके जा सकते हो. ठीक है. एंड डायरेक्ट hernia का जो पार्ट होगा वो आप यूजुअली नहीं कर सकते, नॉन रिड्यूसिबल होते हैं. यस. स्ट्रैंगुलेशन. व्हाट इज स्ट्रैंगुलेशन? अगर स्ट्रैंगुलेशन का मतलब ये एक ऑर्गन एब्डोमेन में मौजूद है, वो अपनी जगह से क्या गया? नीचे आ गया, तो इधर जो ब्लड सप्लाई है वो कंप्रोमाइज हो सकता है कि नहीं है. सो एप्लीकेट कि स्ट्रैंगुलेशन लेस चांसेस ऑफ व्हाट? स्ट्रैंगुलेशन. यानी इसकी ब्लड सप्लाई इधर क्या हो सकती है? कंप्रोमाइज नहीं हो सकती. एंड मोर चांस ऑफ व्हाट?
उनके मसल रप्चर किया। Yes, more chance of what? Strangulation. Strangulation. और जब ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होगी तो आर्गन की क्या हो सकती है? निक्रोसिस हो सकती है कि नहीं हो सकती है? So less chance of strangulation and direct hernia, more chance of what? More chance of what? Strangulation. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हमारे साथ इनडायरेक्ट हार्निया जो है वो उसका पार्ट जो है वो होता है वो लेटरल टू क्या हो सकता है? सुपीरियर एपिगास्ट्रिक। हमारे साथ क्या हो सकता है? जो इंफीरियर एपिगास्ट्रिक विसर्ती वो किधर से आ रही थी? अब आखिरी पॉइंट्स, ये जो इनडायरेक्ट हार्निया है ना, इनडायरेक्ट हार्निया में हमारे पास जो हर्निएटेड पार्ट होता है वो क्या होता है? वो लेटरल टू व्हाट? Inferior इंफीरियर एपिगास्ट्रिक आर्टरी। और मैंने आपको बताया था कि इंफीरियर एपिगास्ट्रिक कहां से अराइज होती है? फीमोरल आर्टरी से। फिर वो इनासिमोस होते हैं किसके साथ? कि हर्निएटेड पार्ट इन लास्ट पॉइंट, herniated part in indirect inguinal hernia lies lateral to inferior epigastric to inferior epigastric artery। और डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में herniated part lies what? Medial to inferior epigastric medial to inferior epigastric आर्टरी। यानी हमारे साथ फीमोरल आर्टरी से क्या इराज हो रहा है? Inferior एपिगास्ट्रिक आर्टरी। अगर हर्निएटेड पार्ट लेटरल टू व्हाट द inferior एपिगास्ट्रिक इट इज indirect इंग्वाइनल हर्निया। अगर हर्निएटेड पार्ट मिडिल टू एपिगास्ट्रिक direct तो आप इसको इसके साथ याद करो, इस नमूने के साथ एमडी लाई means अगर inferior epigastric artery medial to what? Inferior epigastric herniated part medial था किस चीज के? inferior epigastric So it will be Direct. A for D direct inguinal hernia, L for lateral, A for indirect inguinal hernia. So if herniated part lies what? Lateral to inferior epigastric, it will be indirect inguinal. If herniated part lie medial to what? Medial to inferior epigastric, it will be Direct inguinal. So MD lie या बात तो क्या करते हैं? MD don't lie. So इधर लिखो inferior epigastric artery. So if herniated part lies medial to inferior epigastric, direct hernia. If lateral herniated part lies lateral to inferior epigastric, it will be indirect. Class dismissed.